अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं हमारे शहर की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, हमारे समाज के एक बड़े डॉक्टर नवेद देशमुख साहब, जो सियासत से भी ताल्लुक रखते हैं। आज हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया है मेहमान के तौर पर। उनसे कुछ हमारे सवालात करेंगे और जो लोगों ने हमें सवालात भेजे हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, और प्रोग्राम में बुलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सवालात शुरू करता हूं आपसे। मेरा पहला सवाल तो आपसे यह है कि आप सियासत में एक एक्टिव पर्सनैलिटी है, इंटरेस्ट रखते हैं, नजर आते हैं सियासत में हमें। और पिछले कुछ दिनों में एक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जिसके अंदर आप और आपकी टीम के लोग आपके साथी थे, जिसके बाद से आप काफी चर्चा में है शहर में। तो आने वाले नगर पालिका इलेक्शन जो हमारे सामने है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? जी, सियासत में पिछले 70 सालों से माइनॉरिटीज और मुसलमानों के साथ क्या हुआ है और आज मुसलमान कहाँ खड़े हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मुसलमानों के पास एक ऑप्शन है कि वो सेकुलर पार्टियों के साथ जाए। दूसरा ऑप्शन है कि उनकी खुद की क़यादत वाली जो पार्टियां हैं उनके साथ जाए। और तीसरा ऑप्शन है कि एक प्रेशर ग्रुप पैदा करे, यानी अपक्ष लड़े। हमने देखा पिछले 70 सालों से हम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ जाते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। सच्चर कमेटी, बाकी जो भी कमीशन जिनके रिपोर्ट्स आए हैं कि 70 सालों में मुस्लिम जो है दलितों से भी पिछड़ा हो गया है। तो सेकुलर पार्टियों के के साथ जाने का जो ऑप्शन है वो अभी कोई मायने नहीं रखता। रही बात दूसरी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों के साथ जाने का, तो मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी जो है वो जहाँ पे मजबूत है, जहाँ पे उनका संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है, वहां पे मुसलमानों ने मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी के साथ जाना चाहिए। लेकिन जहां ये ऑप्शन नहीं है वहां पे मेरे हिसाब से अपक्ष लड़ना चाहिए, और अपक्ष लड़के एक प्रेशर ग्रुप बना के अपने कौम के काम करने चाहिए। तो वो ताल्लुक से खामगांव में भी हम चाहते हैं कि, और उसके तैयारी शुरू है कि कुछ कैंडिडेट अपक्ष लड़ा के एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए जिससे कि कौम के काम हो सके। तो आपकी तैयारी जो है एक अपक्ष ग्रुप लड़ाने की है। तो आप कितने कैंडिडेट इसको लेके उतारने वाले हैं हर मुस्लिम इलाके में, या कुछ आपके चुनिंदा इलाके ऐसे हैं? जो मुस्लिम प्रभाग है जी, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, तो वो मेरे हिसाब से 6 प्रभाग है, जहाँ पे कहीं पे कम है मुस्लिम आबादी, कहीं पे ज्यादा है। तो इन 6 प्रभागों में 12 कैंडिडेट उतारने चाहिए। उसके लिए हम कैंडिडेट की तलाश शुरू है, बहुत सारे कैंडिडेट मिल भी चुके हैं, और इंशाल्लाह हम एक अपक्ष लड़ा के एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। अपक्ष आप लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपक्ष हमको लड़ाना है, तो फिर अपक्ष चुन के आने के बाद का आपका क्या प्लान है? अगर मान लो आपके 12 जो आप उतारते हैं, 12 के 12 चुन के आ जाते हैं, उसके बाद तो एक प्रेशर ग्रुप रहेगा जो पार्टी हमारी शर्तों को मानेगी जी, कि भाई हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे महलों का विकास होना चाहिए। जिस तरह बाकी महलों का, जो महल्ले बाद में बसे है, खामगांव में ये देखा मैंने कि जो महल्ले बाद में बसे है वहां पे हर सुविधा है, और जो महल्ले पुराने हैं, पहले से है, वहां पे कोई सुविधा नहीं, खासतौर पे मुस्लिम महलों में। तो जो पार्टी हमारी शर्तों को मानेगी और हमारे विकास के कामों को मान्यता देंगी, मानेंगी, तो हम ऐसे पार्टी को समर्थन देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी। तो इसी मुद्दे पर तो एक और टीम शहर में काम करती है जिनके 2 अपक्ष उम्मीदवार अभी चुन के भी आए हैं, और वो उन्होंने रूलिंग पार्टी को समर्थन भी दिया। तो फिर आप भी क्या वही ये सेम आइडियोलॉजी है? नहीं, आइडियोलॉजी ऐसी है कि 2 कैंडिडेट से कुछ नहीं होता ना, मैक्सिमम कैंडिडेट। उन्होंने भी अभी शोहरत खान साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि वो कैंडिडेट बढ़ाने वाले हैं इस बार। तो क्या वो आप उनके साथ ही है? मेरा सवाल ये है। साथ वो अगर बात करते हैं और साथ में जाने की बात होती है तो उनके साथ
मिलकर अपक्ष कैंडिडेट लड़ा सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपके अपक्ष कैंडिडेट चुन के आते हैं और रूलिंग पार्टी जो अभी फिलहाल है उन्हीं की नगर पालिका में फिर से सत्ता आती है, तो आप उनके साथ जाने के लिए भी तैयार है? जो पार्टी हमारी शर्तों को मानेंगी जी, उसके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब, आपने अभी अपनी बात में जिक्र किया कि हमारे पास में सेकंड ऑप्शन जो है मुस्लिम कयादत जहां पर है वहां पर उस पार्टी के साथ पिछले कुछ दिनों में आप एमआईएम के साथ थे, एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम कयादत रखती है, तो आप भी एमआईएम से जुड़े हुए थे, तो क्या वजह है कि आप आज एमआईएम से दूर है? नहीं, कोई भी पार्टी, जी, कोई भी संगठन उरूज पे आने के लिए संगठन मजबूत होना चाहिए। तो एमआईएम का जो संगठन है वो कुछ इलाकों में मजबूत है, कुछ जगह मजबूत नहीं है। तो जहाँ संगठन मजबूत नहीं है वहाँ मुसलमानों ने अपक्ष लड़ना चाहिए। संगठन आप जैसे लोग जब साथ थे तब तो मजबूत था। नहीं, देखो पार्टी में लोग क्यों आते हैं पॉलिटिक्स में? जी, कुछ लोग जो पार्टी में अलग अलग वजहों से आते हैं। एक वजह होती है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, एक वजह होती है कि पार्टी को डुबाना है, ये एक वजह ये भी होती है कि कोई दूसरे पार्टी के लोग भेजते हैं ताकि ये पार्टी को कमजोर किया जाए। कुछ लोग पार्टी में पॉलिटिक्स में कमाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो आते हैं वो खुद को लीडर कहलाने के लिए कि लोग हमसे डरे, मैं लीडर हूं ताकि मेरे से कोई खेटे नहीं। तो इस अलग अलग वजह से लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। तो ऐसा साहब को चाहिए कि अच्छे लोगों को जोड़े, एमआईएम से जोड़े। अगर पार्टी संगठन को आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं कि पार्टी संगठन अगर मजबूत होता है तो एमआईएम का साथ देना चाहिए, तो क्या अगर पार्टी संगठन में कोई चेंज होता है या पार्टी संगठन में ऊपर की बॉडी से कोई चेंज होता है तो आप एमआईएम में फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अगर मतलब है कि जो भी एमआईएम की बागडोर अगर खामगांव में आपके हाथ में दे दी जाए तो आप लेने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं, मेरे हाथ में ऐसा नहीं जी, जो भी पार्टी को बढ़ाना चाहे, जो संगठन के लिए काम करे, जो खालिस मुसलमानों के भलाई के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहता हो, और जो मैंने बताया कि बाकी वजहों के लिए ना आए, ऐसे लोग अगर पार्टी में जुड़ते हैं तो बिल्कुल पार्टी से जुड़ना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे आए जो पार्टी में कमाने के लिए आए। भाई बीजेपी से बोलो कि हम खड़े करते, उसके पैसे लिए जाए, मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ। और कांग्रेस को ये कहते हैं कि भाई हम अगर नहीं खड़े करना है तो उसके लिए कितने पैसे देंगे। तो ये इसके लिए पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जिस बात का आपने जैसे जिक्र किया कि पार्टी में ऐसे काम चल रहे हैं, तो पार्टी एमआईएम ने खामगांव में अभी जो इलेक्शन लड़ा, लास्ट वाला नगर पालिका इलेक्शन था, उसके बाद तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा खामगांव में, ताल्लुक अपने शहर में, तो उस नगर पालिका इलेक्शन में तो पार्टी के साथ आप भी थे, तो ये क्या सब आपके सामने की बात है? आप तो उस पार्टी में मौजूद थे, आपकी सोच ऐसी नहीं है कि आप खामगांव की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ओवरऑल इंडिया में एमआईएम का जो हाल है कि कुछ लोग जुड़े हैं अलग अलग मकसद से। तो पार्टी आला कमान ने ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो खालिस विकास के, मुसलमानों के भलाई के लिए, मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए काम करे, ना कि खुद के लिए। ऐसे लोगों को ऑल इंडिया में अगर आप जोड़ते हैं तो पार्टी और फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग आ गए गलत, तो उस पर आला कमान ने ध्यान देना चाहिए। जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि हम 12 सीट ऐसी लड़ाने वाले हैं शहर में, तो क्या उसके अंदर डॉक्टर नवीद देशमुख साहब का भी शुमार है? आपका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा? इसलिए नगर पालिका में इसलिए नहीं है कि मैं उसके लिए अपात्र हूँ। तो ये कांग्रेस की देन है कि 2 ही बच्चे हो तभी इलेक्शन लड़ो। उनको मालूम था कि सबसे ज्यादा बच्चे मुसलमानों के रहते, तो इनको पॉलिटिक्स से बाहर करने का एक तरीका है कि भाई 2 बच्चों की अट ला लो। तो ऐसे कई चीजें जो कांग्रेस ने की है पिछले 70 सालों में, हम आंख बंद करके उनको वोट देते रहे। हमारे जो उलमा लोग हैं वो भी 70 साल से कांग्रेस के साथ थे, तो आज जाके भी उनमें आज कम से कम उनके अंदर, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा कुछ लोगों के अंदर शऊर या बेदारी पैदा करने के लिए कुछ करना चाहिए उलमा लोगों ने, और आज जाके उनकी सोच बदलनी चाहिए। कुछ हद तक बदल भी रही है,
पिछले दिनों मैंने अरशद मदनी साहब का इंटरव्यू सुना, तो जो सोच पहले थी वो नहीं है अभी। अब वो कहते हैं कि जो अच्छे कैंडिडेट है उनको दो। सेकुलर पार्टी का जो उनका वो था कि हम 70 साल से जो कांग्रेस के साथ थे, तो वो बात से अभी वो चेंज हो गए अपनी बात से। तो ठीक है, बदलाव आ रहा है, आना चाहिए। उलमा लोगों ने भी जुमा के बयान में, जलसों में और जहाँ पे भी वो समाज से जुड़ते हैं वहां पे सियासत के ताल्लुक से समाज के अंदर शऊर पैदा करना चाहिए। जैसे कि पैसे लेके वोट नहीं देना, पैसे लेके वोट देते हैं, अपने लोग भी देते हैं। उससे क्या होता है, जब पैसे लेते हैं तो तुम तुम्हारे काम नहीं करवा सकते, प्रेशर नहीं बना सकते। तुम अगर बिना पैसों के वोट देते हो, अच्छा कैंडिडेट पढ़ा लिखा जो काम करने वाला और जो खालिस सियासत इसके लिए आया है, मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए आया है, ऐसे लोगों को अगर आप चुन के देते हैं तो आप उनको हक से बोल सकते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, काम होने चाहिए। तो ये शऊर पैदा करना में उलमाओं का भी रोल होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कैंडिडेट हमारे काम के लिए है, ये आगे चल के हमारे काम कर सकता है नहीं कर सकता है? समझ में आ जाता है ना। आपने कहा कि पढ़े लिखा कैंडिडेट, हमारे यहाँ पर आमतौर पर देखने में आता है कि पढ़े लिखे जो है, नौकरी वाले पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो सियासत से जुड़ते ही नहीं है। नौकरी वाले को तो मुश्किल जाता है क्योंकि उनकी नौकरी का मसला रहता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है और डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वकील लोग है, इन लोगों ने जुड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। और आवाम को तो समझ में आता है ना कौन कैंडिडेट कैसा है। उसका पूरा बायोडाटा तो तुम लोकल जहाँ पे रहते हो तो आपको बायोडाटा तो पता ही होता है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि अगर हमारी चुनकर आती है, हमारी अपक्ष अघाड़ी जो भी रहेगी, जो हमारे कैंडिडेट चुन के आते हैं, वो जाने के बाद जो पार्टी हमारे हमको साथ देंगी, हमारे जो भी हमारी शर्तें रहेंगी वो मानेंगी, हम उसके साथ जाएंगे। तो क्यों फिर आप उन्हीं के साथ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अपक्ष लड़ाने का क्या मकसद? आप उसी आपके जहन में कोई पार्टी हो, फॉर एग्जांपल की दो ही पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी हमारे यहाँ पर, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में किसी एक की गवर्नमेंट आना है नगर पालिका में, तो फिर जो आपको लगता है कि ये हमारे काम कर सकती है, तो आप उनके साथ डायरेक्ट क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे? अपक्ष का क्यों? ये वही तो बता रहा हूँ मैं कि प्रेशर ग्रुप जो बनना चाहिए उनके साथ रहे ना। पिछले 70 साल से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ मुसलमान रहे, मुसलमानों की हालत खराब हो गई। बीजेपी को कोई मुसलमान लाइक नहीं करता, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है ये बोल के कांग्रेस भी बोलती है कि अगर हमको नहीं चुन के देंगे, या कांग्रेस के अलावा भी सेकुलर पार्टियां जो बोलती है कि हमको चुन के नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी। तो जो एक पार्टी को हराना है ये जो नारा चला, तो उसके हराने के नाम पे पोलराइजेशन हो जाता है। तो वो पार्टी चुन के आ रही है और सेकुलर पार्टी हार रही है। अपने अपन ने पिछले 2 इलेक्शन में देखा, लोकसभा में और विधानसभा में, कि बीजेपी को हराना है इस नाम पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया। 85% मुसलमानों ने राष्ट्रवादी को वोट दिया, उसके बावजूद वो चुन के नहीं आए। उनके लोग ही उनको वोट नहीं देते। एमएलए इलेक्शन में मेरे साथ मौलाना अजमत भाई खड़े थे, अजमत साहब। हम लोगों से मिले, माहौल ऐसा तो लग रहा था कि मौलाना की बहुत पहचान है, तो लग रहा है कि काफी अच्छे वोट मिलेंगे, जीत के भी आ सकते हैं। लेकिन एक ही नारा चला कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। फिर वही किया आपने। नतीजा क्या निकला? दोनों इलेक्शन में बीजेपी चुन के आ गई। तो किसी एक पार्टी को हराना है ऐसा ये सोच ही गलत है। अच्छे लोगों को चुन के लाना है और मुसलमानों का प्रेशर ग्रुप बनाना तो जरूरी है ना। उनके साथ जाएंगे तो उनके साथ तो थे ना हम, तो प्रेशर ग्रुप कहाँ बनता है? वो तो हमको गुलाम समझते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमको शतरंजा उठाना, पटाखे चुनना और चाय की केतली लेके आना, इससे ज्यादा कोई काम नहीं देते। तो उनके साथ जाके उनकी गुलामी करना अब मुसलमानों ने बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों ने अब खुद की एक तो क़यादत खड़ी करो, दूसरा प्रेशर ग्रुप बनाओ अपक्ष लड़के, यहाँ जहाँ मुस्लिम क़यादत की पार्टियां स्ट्रांग है वहां पे उनके साथ जुड़ो। ऐसी मेरी विचारधारा है।
आप कहते हैं कि सेकुलर पार्टीज, जैसे आपने बताया अपनी बात में, कि मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, हमने 70 सालों से उनका साथ देके देखा, लेकिन उस चीज के लिए हमारे पास में ऑप्शन है MIM का। अगर आप चाहते हैं कि हमको बीजेपी को भी हराना है, उसको हम लाइक नहीं करते, मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाते, कांग्रेस हम भी हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं बचा, ऐसा आपका कहना है, तो फिर हमारे पास में MIM ऑप्शन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी संगठन कमजोर है, तो हम पार्टी में जाके उसको मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा संगठन क्या होता है, एक शहर लेवल पे संगठन होता है, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो आपको कहीं नजर आता है MIM का संगठन? जैसा कि महाराष्ट्र की कांग्रेस की महाराष्ट्र कार्यकारिणी है, कितनी बड़ी कार्यकारिणी है, कितने लोग हैं उसमें, तो ऐसा संगठन नहीं बन पा रहा है। तो आला कमान ने इलेक्शन लड़ने से ज्यादा संगठन मजबूत करने पे ज्यादा जोर देना चाहिए आज के घड़ी में, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस की जो संगठन है इसलिए इतनी बड़ी है डॉक्टर साहब की, कांग्रेस तो 70 सालों से हम उनके साथ है, 70 सालों से लड़ रही है। MIM का आने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, धीरे धीरे संगठन मजबूत होगा, और वो ऐसे होगा कि जब लोग जाके जुड़ेंगे। अगर हम ये सोचे अगर कि अभी हमारे पास में संगठन नहीं है, तो फिर तो संगठन मजबूत नहीं होगा। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? MIM का आप बोलते हैं कि संगठन मजबूत नहीं है, कांग्रेस हमको चलती नहीं है, बीजेपी भी नहीं, फिर ऑप्शन ही नहीं बच रहा है ना। अगर हमको ये दोनों नहीं चल रहे तो हमें तीसरा ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि MIM से जुड़े, जुड़ना चाहिए लोग, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ना चाहिए ना। और चौथा ऑप्शन ये है कि जब नहीं जुड़ रहे लोग, तो एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए और अपक्ष ग्रुप बना के लड़ा जाए, हर जगह, खामगांव में नहीं, हर जगह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अगर आप जो अपक्ष ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस अपक्ष ग्रुप की अगर 12 कैंडिडेट चुनकर आ जाते हैं, 12 में से 10 आते हैं, 8 आते हैं, जो एक खामगांव शहर में अभी एक मुद्दा चल रहा है नगर अध्यक्ष का, आप जिस पार्टी को साथ देंगे, आपने कहा कि वो हमारी शरायत माने तो हम उनके साथ जाएंगे, तो क्या आपकी उसमें ये शर्त होंगी कि हमको मुस्लिम नगर अध्यक्ष चाहिए? बिल्कुल शर्त होंगी, लेकिन जब बैठेंगे साथ में और जो शर्तें रखी जाएंगी, तो वो शर्तें अगर मंजूर होती है तो पार्टी के साथ जाएंगे। तो कोई एक शर्त पे अड़कर नहीं रहा जा सकता ना, हालात के हिसाब से पॉलिटिक्स में वो भी एक शर्त हो सकती है। नहीं मानते तो बहुत सारी शर्तें, अगर दूसरी शर्तें मानते तो साथ में जाना पड़ेगा ना। ये छोटा ग्रुप तो सत्ता नहीं बना लेगा। जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि हमको सेकुलर पार्टी भी नहीं चाहिए, बीजेपी भी नहीं चाहिए। पिछली मर्तबा 2 अपक्ष उम्मीदवार शहर से चुनकर आए और उनके साथ मतलब ज्यादा खड़े थे, लोगों ने उनको वोट दिया, उसके बाद जो चुनकर आए वो उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। मुसलमान आमतौर पर बीजेपी को जो है पसंद नहीं करता, तो फिर उसके बाद से लोगों का ये कहना है कि भाई अगर अपक्ष कैंडिडेट उतरता है तो इसका मतलब सीधे ये है कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है। आपकी अगर अपक्ष अघाड़ी उतरती है तो इसका भी मतलब लोग ये निकालेंगे कि ये बीजेपी की अघाड़ी है, इसको बीजेपी ने खड़ा किया है कांग्रेस की वोट कट करने के लिए। कांग्रेस बीजेपी का मुस्लिम वार्डों में खड़े करती है, मुस्लिम वार्डों में तो ज्यादातर सेकुलर पार्टी खड़े करती है। तो वही सोच आएगी ना डॉक्टर साहब की बीजेपी मुस्लिम वार्डों में नहीं खड़े कर रही, इसलिए बीजेपी ने अपक्ष खड़े किया मुस्लिम वार्डों में। तो वो सिंबल पे नहीं खड़े कर सकते, बीजेपी के सिंबल पे मुसलमान वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपक्ष खड़े किया। नहीं, एक अपक्ष ग्रुप बनता है और चुन के आता है। अपक्ष तो अपक्ष रहेगा ना, बीजेपी का ना रहेगा ना कांग्रेस का रहेगा। और एक ऐसा खाली अपक्ष ग्रुप बनता है तो दोनों पार्टियों पर प्रेशर कर सकता है ना, दोनों पार्टियों पर प्रेशर बना के अपने काम करवा सकता है। जी, वो तो चुन के आने के बाद की बात है, लेकिन चुन के आने के लिए पहले वोटों की जरूरत होगी, वोट जनता देंगे। और जनता की ये सोच है अभी बन गई है शहर में कि अगर अपक्ष कैंडिडेट खड़े होता है तो वो बीजेपी का कैंडिडेट है। नहीं, सोच को गलत सोच है वो। ऐसा हुआ है, लोगों ने वोट दिया अपक्ष को और वो बीजेपी के साथ है आज। नहीं, 2 लोग, एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए ना। 2 लोगों ने अब कितना प्रेशर बनाया पता नहीं, लेकिन अगर बड़ा प्रेशर ग्रुप बनता है तो हमारे काम होंगे। तो जनता ने यह समझना चाहिए कि सिर्फ 2 को नहीं 12 को चुन के दो। अगर 12 को चुन के देते तो बड़ा प्रेशर ग्रुप बनेगा और तुम्हारे काम होंगे। डॉक्टर साहब, मेरे जो आपसे सवालात थे वो तो यहाँ खत्म होते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमसे पब्लिक ने पूछे, आपसे पूछने के लिए कहा, तो हम आपसे वो सवालात करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर शुएब राजा मिल्लत कॉलोनी से सवाल करते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने वाले हैं और उनके मुद्दे क्या होंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर डॉक्टर साहब चुनाव लड़ते हैं तो हम इंशाल्लाह
पूरे तौर पे उनका साथ देंगे? आने वाले इलेक्शन में मैं खुद तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो भी अपक्ष उम्मीदवार मेरे राय से इत्तेफाक रखते हैं, मैं उनके लिए पूरे जी जान से मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अपक्ष उम्मीदवार चुन के आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारा ग्रुप। आप खुद नहीं लड़ने वाले हैं? मैं खुद नहीं लड़ूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो अपक्ष उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो वो उनको आप मतलब उनको वोट देने के लिए आप अपील कर रहे हैं पब्लिक से। आपकी नजर में ऐसे कैंडिडेट, आपने कहा कि हमको कैंडिडेट पहले चुनना पड़ेगा जो हमारे ये हमारे क्राइटेरिया इसके ऊपर पूरा आता हो, ऐसे कैंडिडेट आपकी नजर में है कोई? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे अपक्ष कैंडिडेट है हमारी नजर में। जैसा कि अभी शोएब भाई ने जो सवाल पूछे वो खुद एक कैंडिडेट है। अच्छा, प्रभाग नंबर 2 से डॉक्टर शोएब राजा, आपका इरादा है कि वो आपके कैंडिडेट हो? जी, हर प्रभाग में हमारे कैंडिडेट है। अगर पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत मुस्लिम समाज का फायदा होगा कि पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के सियासत से आगे जुड़ेंगे और हमको लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। अब तक जो नहीं हुआ तो अभी आगे तो भी कम से कम ऐसा होना चाहिए। अगला सवाल अब्दुल राजिक कुरैशी साहब ये करते हैं कि जब से आप खामगांव की सियासत में आए हैं तब से आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ आपने काम किया, तो आपने इसमें मुस्लिम महल्लों के मसाइल को हल करने के लिए क्या काम किया? कौन से सामाजिक काम आपने किए अब तक? मुस्लिम महल्लों के काम, उसके अलावा भी जो काम एक सियासत में रहकर किए जा सकते हैं, वो सब काम करने के लिए सत्ता चाहिए ना। आप इतने वक्त से सियासत से जुड़े, आप मुख्तलिफ पार्टियों के साथ थे, आप पार्टी से तो काम करवा सकते थे। जो भी पार्टी के साथ आप थे, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ आप रहे, जिस भी पार्टी के साथ आप रहे, तो आपने उस पार्टी के थ्रू कोई काम लिया मुसलमानों का, कोई सामाजिक काम किया? आपके पर्सनली कोई सामाजिक काम हो, उनका ये पूछना है। मुसलमानों के सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के कोई काम नहीं करती। काम करने के लिए तुमको अपनी खुद की क़यादत खड़ी करना पड़ेगा, खुद की सत्ता लाना पड़ेगा या सत्ते में भागीदारी लाना पड़ेगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। हमारी सत्ता नहीं तो हम क्या पर्सनली जो भी कर सकते हैं, दवाखाने के काम, कोर्ट के काम, पुलिस स्टेशन के काम, पर्सनली जो फलाह बहबूद के जो भी आवाम के काम रहते हैं वो हम करते हैं, लोग जानते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ऐसे बड़े काम करने के लिए सत्ता चाहिए ना। हा? तो सत्ता के लिए तुमको भागीदारी चाहिए, उसके लिए आपको प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी आपके काम होंगे ना। 70 साल में काम नहीं हुए, हम भी जुड़ के देखे कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होने वाला, होने नहीं वाला। इसलिए फिर हमने हमारे विचार बदल लिए। आप कह रहे कि सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के काम नहीं करती, आपने जुड़ के देखा नहीं होता है काम। अगर आने वाले इलेक्शन में अगर आपकी 12 सीटें आ जाती है और जो कांग्रेस पार्टी है शहर में, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, अगर इनको सत्ता के लिए आपकी जरूरत पड़ती है, आपके कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्या आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल, शर्तों, जो पार्टी हमारी शर्तें मानेगी तो हम उनका साथ देंगे। आप तो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के काम नहीं होने देते, तो फिर प्रेशर ग्रुप, मेरे जो विचारधारा है बेसिक, कि मुसलमानों को अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए, प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। प्रेशर में तो काम होते हैं ना, उनको अगर सत्ता बनाने के लिए हमारी जरूरत है तो उनको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, फिर वो हमारे काम करेंगे। काम नहीं करेंगे हम सपोर्ट वापस ले लेंगे। बिना प्रेशर के काम नहीं होते पॉलिटिक्स। आपकी जो भी शर्तें रहेगी, जो भी पार्टी से अगर आपकी शर्तों पे वो नहीं आते हैं पूरे, अगर आपकी शर्तें वो नहीं मानते हैं, तो क्या फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा? आपके 11-12 कैंडिडेट चुनकर आए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, अगर वो आपकी शर्तों पे नहीं उतरती तो फिर क्या होगा? विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट, इलेक्शन दोबारा होगा, फिर क्या ऑप्शन बचेगा हमारे पास? उनसे सपोर्ट विड्रॉ करेंगे तो दूसरी पार्टी शर्तें मानती है उनको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर लोकतंत्र में जो होता है विकल्प हमेशा खुले रहते हैं लोकतंत्र में, तो जो भी विकल्प बनेगा उसमें विड्रॉ कर, इसमें री इलेक्शन का भी विकल्प हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, अब्दुल रज़ाक कुरैशी साहब अगला सवाल करते हैं कि आप हमारे एक अच्छे नेता, डॉक्टर नवीद देशमुख साहब जो है एक मुसलमान समाज के अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छा बड़ा चेहरा है, मुस्लिम समाज आपको मानता है, आपके साथ है, लेकिन आप इतनी सारी पार्टियां बदलते हैं, हर इलेक्शन के वक्त आप अलग पार्टी के साथ होते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं
आपके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है कि आज डॉक्टर साहब इस पार्टी के साथ है, कल किस पार्टी के साथ होंगे। अभी आप अपक्ष जो अगाड़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है डॉक्टर नवेद देशमुख साहब इस इलेक्शन के बाद उस मुद्दे पर नहीं होंगे? आपके जानकारी के लिए और राधिक साहब के जानकारी के लिए, मैं ऑफिशियली सिर्फ एमआईएम का पदाधिकारी, उसके अलावा मैंने कोई पार्टी में पद नहीं लिया था। हाँ, एक हवा चल रही थी कि बीजेपी को हराना है, राष्ट्रवादी को लाना है, तो राष्ट्रवादी का मैंने काम किया। बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है, तो कांग्रेस का मैंने काम किया था। लेकिन पार्टियां जो बदली है मैंने, जो आप कह रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरा एक सवाल भी था, मुझे एक शख्स का एवं मोहम्मद जैद का सवाल भी था कि उन्होंने बहुत सारी पार्टियों का जिक्र भी किया इसके अंदर कि आपने बीएसपी का भी साथ दिया, आपने अवामी विकास पार्टी का साथ दिया, आपने राष्ट्रवादी, आपने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और मजलिस, इतनी सारी पार्टियां डॉक्टर नवेद देशमुख साहब ने बदली है, इनके साथ रहे। ठीक है, आप कोई पार्टी में पद अधिकारी नहीं थे, आप इनके साथ थे। अभी आप एक ही पार्टी बच रही है, उनका ऐसा कहना था कि एक ही पार्टी बच रही है बीजेपी, तो क्या ये अपक्ष के रूप में आप बीजेपी में ही तो नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं। मेरी उम्र अभी 45 साल हो चुकी है और मैं अपनी विचारधारा को जहां तक आगे बढ़ा सकता हूं, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक तो आप मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी से जुड़ो या फिर अपना प्रेशर ग्रुप बनाओ, अपक्ष ग्रुप बनाओ, सिर्फ खामगांव में नहीं, हर जगह। अगला सवाल जो है मोहम्मद सादत साहब करते हैं कि डॉक्टर नवेद देशमुख साहब हमारे देश में, देश की बात की उन्होंने, आपकी सोच वो पूछ रहे कि आप कौन सी पार्टी को सेकुलर पार्टी मानते हैं? क्या आपकी नजर में कोई पार्टी सेकुलर पार्टी है? देखो, सेकुलर पार्टी अगर कोई हो सकती है तो वो सिर्फ मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी सेकुलर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुकूमत करी, उसके बावजूद हम माइनॉरिटी में रहे। हमने किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया, हमने मंदिरों को नहीं गिराया। तो सबसे ज्यादा अगर सेक्युलर कोई हो सकता है तो मुसलमान हो सकता है। तो मुसलमान क़यादत वाली जो पार्टियां है वो सेकुलर पार्टी है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये आपका मानना है। अगला सवाल हमारा सैयद ताजुद्दीन साहब का है। वो ये पूछना चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि 10 या 12 कैंडिडेट मुस्लिम महलों से चुनकर आए, तो वो 10-12 कैंडिडेट आप अपक्ष क्यों उतार रहे हैं? वो एमआईएम से क्यों नहीं? वो 10-12 कैंडिडेट मुस्लिम महलों से आएंगे, मुसलमान कैंडिडेट होंगे। सैयद ताजुद्दीन साहब का ये सवाल है। यहाँ पर खामगांव में एमआईएम का संगठन इतना मजबूत नहीं है। एक बार हमने यहाँ पे 11 कैंडिडेट उतारे थे एमआईएम से, तो हमको रिजल्ट नहीं मिले। और अभी एमआईएम ऐसी पोजीशन में नहीं है खामगांव के कि हम लोग एमआईएम के थ्रू इलेक्शन लड़े। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, जब तक तो ऐसी पोजीशन बनेगी नहीं ना डॉक्टर साहब। अब जुड़ना नहीं जुड़ना ये पार्टी के जो ऊपर के लेवल के, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के जो पदाधिकारी रहते हैं वो तय करते हैं ना। वो अगर चाहते हैं कि अच्छे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। अगला सवाल हमारा जो है मोहम्मद जैद साहब फिर से एक बार आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो अपक्ष अघाड़ी की आप बात करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि उससे मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे, उससे कांग्रेस का फायदा होगा? मुसलमानों ने अब जाग जाना चाहिए। जब तक आप कोई बात तय नहीं कर लेते कि आपको करना क्या है, जब तक आप ऐसे हाशिए पर रहेंगे। जो पिछले 70 सालों से आप हाशिए पे हैं, आपको मालूम है, आप मिलते हैं बाहर चौराहे पे मिलते हैं, यही बात होती है कि 70 साल से कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, सिर्फ बोलते हैं। तो अभी उसमें अमली जामा पहना उसको, और जो कुछ कर रहे हैं आप, जो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ये सब हो गया, तो फिर अब आपके पास ऑप्शन है कि आप मुस्लिम क़यादत खड़ी करें, मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों से जुड़े, या अपक्ष को चुन के लाए। वोट का बंटवारा होगा, बिल्कुल मानना है, नहीं होना चाहिए। मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को, अपक्ष कैंडिडेट को। कब करेंगे? जब करेंगे तभी आपका विकास होगा। आप अगर नहीं करेंगे तो चलते रहेगा, 70 साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा। वोट का बंटवारा होगा, इसमें मोहम्मद जैद साहब ने ये जिक्र किया कि कांग्रेस का फायदा होगा।
आपने एक अपने बार बार आप अपनी बात में जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ये किया, लेकिन कांग्रेस के सामने जो अपोजिशन है वो बीजेपी है, वो भी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो तो मुसलमानों की दुश्मन है। अगर आपके वोट के बंटवारे से कहीं बीजेपी का कैंडिडेट रहता है और उसे फायदा हो तो फिर वही मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करना चाहिए। दलित समाज एक तरफा वोटिंग करता है, यादव एक तरफा वोटिंग करते हैं, राजभर एक तरफा वोटिंग करते हैं, तो मुसलमान एक तरफा वोटिंग क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना, अपनी क़यादत को वोटिंग करना चाहिए। वो तो हम देख रहे हैं कि पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका एक अपक्ष कैंडिडेट जो मुस्लिम इलाकों से उतार रहे हैं तो वो जाहिर है मुसलमान कैंडिडेट होगा। आपका कैंडिडेट मुसलमान खड़े रहेगा, सामने की जो पार्टी है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस रहे उससे भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा रहेगा, ज्यादातर चांसेस है मुस्लिम रहे। उसके अलावा अगर बीजेपी खुद उतारती है तो वो मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है, या फिर बीजेपी सिंबल पे नहीं उतारती है कोई और जो आज बीजेपी के साथ एक अपक्ष टीम है, अगर उनका कैंडिडेट भी आपके सामने आता है, आपने बताया कि अगर वो मतलब मिलना चाहते हैं तो आप उनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं मिले आपका भी कैंडिडेट, तो ये तो खुला वोटों का बंटवारा ही होगा, हर तरफ से वोट ही बटेगी। मुसलमान जो नवेद देशमुख साहब को पसंद करता है वो नवेद देशमुख की टीम को वोट देगा, जो शोहरत खान साहब को पसंद करता है वो शोहरत खान साहब की टीम को वोट देगा, जो कांग्रेस जो आमतौर पर 70 सालों से मुसलमान कांग्रेस को पसंद करते हैं कांग्रेस के साथ जाएगी। इसमें तो वोट बटेगा, और इसमें अगर बीजेपी का मतलब सिंबल वाला कैंडिडेट होता है तो सीधा उसका फायदा हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ मैं मुसलमानों से कि आप एक तरफा वोटिंग कीजिए, मुस्लिम क़यादत खड़ी कीजिए। किसको करे? हर तरफ तो मुसलमान खड़ा है ना, 3 कैंडिडेट अगर मुसलमान खड़े तो मुसलमान वोट किसको करे? तो उसमें तय करे ना कि जो कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा कैंडिडेट अगर कांग्रेस से खड़ा रहता है तब नहीं, कांग्रेस से जो खड़ा रहता है उसको मैं अच्छा कैंडिडेट मानता नहीं, बीजेपी से जो खड़ा रहता है उसको मैं अच्छा कैंडिडेट मानता नहीं, जो मुस्लिम क़यादत के लिए खड़ा है उसको ही मैं अच्छा कैंडिडेट मानता हूँ। तो पूरे मुसलमानों ने उसको एक तरफा वोटिंग करना चाहिए। आपका ये मानना है कि मुसलमानों ने अपनी क़यादत बनानी चाहिए? बिल्कुल, अपनी क़यादत की एक आम मिसाल देश में अभी MIM नजर आ रही है, लेकिन आपके MIM से कुछ नाराजगी है। आपने बताया कि ये मुझे शिकायत है, आपकी शिकायत है, नाराजगी तो नहीं, और आपने कहा कि आला कमान को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर नवेद देशमुख साहब एक मरतबा फिर MIM के परचम तले नजर आएंगे, ऐसा आपका कहना है। तो कुल मिलाकर आपका मकसद सिर्फ ये है कि मुस्लिम क़यादत मजबूत हो और मुसलमानों के काम हो। डॉक्टर साहब, मुसलमानों के काम अभी फिलहाल अगर आपका मुद्दा सिर्फ काम का ही है, डॉक्टर शोएब राजा के सवाल में जिक्र था कि आपके मुद्दे क्या है, उसमें आपने मुद्दों का तो बताया नहीं, आप पहले अपने मुद्दे बता दीजिए कि आप खड़े रहेंगे, आपकी जो अपक्ष अगाड़ी उतरेंगे इनके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे विकास के मुद्दे रहेंगे कि हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंचना चाहिए, रास्ते होने चाहिए, बिजली पहुंचना यानी लाइट्स लगने चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स, रास्ते होने चाहिए, नालियाँ होने चाहिए, उनको जो स्कीम्स रहती है गवर्नमेंट की उसके माइनॉरिटीज के लिए, उसके लिए उनको फायदे मिलने चाहिए, घरकुल मिलने चाहिए। मुसलमानों के जो नगर पालिका में काम रहते हैं, आप मेडिकल चलाते हैं, NOC लेने का काम रहता है, बांधकाम परमिशन लेने का काम रहता है, तो मुसलमानों को अड़चन नहीं आना चाहिए, उनसे रिश्वत ली जाती है, हर काम करने के लिए रिश्वत ली जाती है, तो बिना रिश्वत के मुसलमानों के काम है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं। आपका जो एक मेन मुद्दा है कि विकास, मुस्लिम इलाकों का विकास हो, तो अभी जो कैंडिडेट अपक्ष है और जो बीजेपी के साथ है उन्होंने भी काम किया है, इसको जो उनके अपोजिशन वाले हैं वो भी मानते हैं कि ठीक है उन्होंने काम किया, लेकिन वो गलत पार्टी के साथ है इसलिए हम उनका अपोज करते हैं। तो काम तो फिर वो भी कर रहे हैं, तो फिर उनका अपोज करने की उनके साथ हम क्यों ना जाए? अगर काम की ही बात है तो फिर हम उनके साथ क्यों ना जाए? तो वही ना, तो एक भारत का जो संविधान है वो एकदम सेकुलर हिसाब से बना हुआ है, और उसमें भारत में मुख्तलिफ पार्टियां संविधान के तहत इलेक्शन लड़ती है। तो किसी एक पार्टी को अपना दुश्मन बना के पोलराइजेशन होता है, और वही हो रहा है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम्हारे पास क़यादत नहीं है, सत्ता नहीं है, तुम्हारे पास प्रेशर ग्रुप नहीं है, इसलिए बीजेपी तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। अगर तुम्हारी पावर रहेंगी, क़यादत रहेंगी, तो बीजेपी तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकती संविधान के हिसाब से, तुम्हारा प्रेशर रहेगा उन पे। आज बीजेपी पे तुम्हारा प्रेशर नहीं है,
और कांग्रेस तुमको गुलामों की तरह इस्तेमाल करती है। बीजेपी पे प्रेशर की तो डॉक्टर साहब, बीजेपी के प्रेशर की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि मुसलमान तो बीजेपी के साथ जाता ही नहीं है, मुसलमान बीजेपी के सिंबल पे नहीं जाएगा। प्रेशर की बात अगर आती है, मुसलमान तो आमतौर पे कांग्रेस के ही साथ है, हमेशा से आपने भी जिक्र किया कि 70 सालों से हम कांग्रेस के ही साथ है, तो फिर बीजेपी से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो हमारा अपोज ही है, खुला अपोज। ये हमारा भी मसला है कि अगर हमको ये मसला हल करवाना है तो कांग्रेस से करना है, कि हमारे खिलाफ ना जाए। आपने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों का मतलब काम नहीं करती है, तो अगर हम कांग्रेस के साथ है तो हमारा कांग्रेस से काम लेने की हमारा काम है। खुद से क्यों नहीं ले सकते? खुद की क़यादत, खुद की प्रेशर ग्रुप, खुद पॉलिटिक्स में एक्टिव रहकर तुम खुद से भी ये काम कर सकते हो ना। कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस ने जकिया जाफरी को इंसाफ नहीं दिलाया। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कांग्रेस की क्या पोजीशन है आवाम जानती है, क्या पोजीशन थी। तो कांग्रेस से काम नहीं करवा सकते, तुमको खुद काम करवाना पड़ेगा, खुद की क़यादत खड़ा करना पड़ेगा, खुद का प्रेशर खड़ा करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। जब तुम पावर में रहेंगे तो तुम कांग्रेस से भी काम करवा सकते हो, बीजेपी से भी करवा सकते हो, राष्ट्रवादी से भी करवा सकते हो, लेकिन तुम्हारी क़यादत होनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मुझे काम लेना है, मेरे समाज पे काम करवाना है। मैं आपसे एक जाती तौर पे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपकी नजर में मुसलमानों के काम क्या है? कि आमतौर पे जो अब तक के प्रोग्राम में भी ऐलान हुआ, हम हमेशा इलेक्शन की सभाओं में भी सुनते हैं, मुसलमानों से वादे भी इलेक्शन में सिर्फ किए जाते हैं, तुम्हारा रोड बनाया जाएगा, तुम्हारे मोहल्लों में नालियां बनाई जाएंगी, लाइट लगा दी जाएंगी। क्या यही मुसलमानों के काम है? क्या मुसलमानों के काम तालीमी काम नहीं है? क्या मुसलमानों को क्या एक अभी जो इलेक्शन है, हमारी जो ये बातचीत चल रही है, आपका जो प्रेशर ग्रुप का इरादा है वो नगर पालिका इलेक्शन को लेके, वो वार्ड मेंबर बनाएंगे आप। क्या एक वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी सिर्फ नाली बनाना, रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना इतनी ही है? ठीक है, वो तो कोई भी पार्टी के साथ आप रहेंगे वो कर देंगी। मुसलमानों के काम अलग अलग सतह पर अलग अलग है, नगर पालिका लेवल पे अलग है, कभी हमारे इन कामों की बात क्यों नहीं होती है कि पंचायत समिति लेवल पे अलग है, जिला परिषद लेवल पे अलग है, एमएलए लेवल पे अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे अलग अलग काम है। तो सभी काम होने चाहिए जिसमें आपने तालीमी इदारों के बारे में, सोसाइटियों के बारे में, ये भी मुसलमानों के काम है, ये भी करना चाहिए ना। क़यादत रहेगी तो करेंगे। मुसलमानों को एक ये नहीं कि आप एक इलेक्शन में जो हमारे से वादा किया जाता है, मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट है, वो वादा हमारे से यही करता है कि आपकी नालियां बना दूंगा, आपके रोड बना दूंगा, आपके मोहल्ले में लाइट आ जाएंगी, और हम उसके बेस पर उसको वोट दे देते हैं। क्या इसके अलावा हमारे कोई काम नहीं है? क्या कोई मुस्लिम बच्चा है, गरीब बच्चा है, वो पढ़ रहा है, क्या ये वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है, एक नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको एजुकेशन लोन दिलाया जाए? कोई मुसलमान है, राशन, आज हमारे इलाके में जो राशन की दुकान है, यहाँ पर मुसलमानों की, मुझसे लोगों ने शिकायत की कि आप आने वाले मेंबर से या फिर अपने इलाके से जो सियासतदान आएगा, इलाके के लोगों ने कहा कि इनसे सवाल करना कि राशन की दुकानों पर हमको तकलीफ जाती है। तो क्या ये वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है? कोर्ट में कोई मुसलमान जा रहा है, कुछ उसको वहाँ परेशानी है, क्या ये वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है? आप ये मानते? बिल्कुल है। तो रोड नालियों से निकल के हमारी सियासत कोर्ट में आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस स्टेशन में आपका काम पड़ सकता है, दवाखानों में आपका काम है, गवर्नमेंट स्कीम्स में आपका काम है। मैंने पहले जिक्र किया, हर जगह रिश्वत ली जाती है, तो बिना रिश्वत लिए आप मुसलमानों के काम करवाइए ना। लेकिन आप करते नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी पार्टी से बंधे हुए हैं और वो जो बोलेंगे वही आपको करना है। आप खुद होके काम कर सकते लेकिन फिर भी किया नहीं आपने, तो क्या अवाम वही दोहराएंगे कि आपने कांग्रेस को यहाँ पे 15 सालों से हुकूमत में रखा, नगर पालिका में आपके काम नहीं हुए। मैंने देखा काम नहीं होते, दवाखानों के नहीं होते, कोर्ट के नहीं होते, पुलिस स्टेशन के नहीं होते। आपने बोला एजुकेशन के बारे में जो मसले रहते बच्चों के, वो नहीं होते। स्कीम्स जो रहती है गवर्नमेंट की वो नहीं मिलती है, लोन नहीं मिलता है, तो नहीं हो रहा है ना काम। तो अब आवाम को जागना चाहिए ना। काम नहीं हो रहा है तो फिर किसको चुन के दे? क्या वापस उन्हीं को चुन के दिए जो काम नहीं करते, जो सत्ता उपभोग, सत्ता का उपयोग खुद के लिए कर रहे हैं इतने सालों से? क्या उनको वापस आप चुन के देंगे? नए ऐसे लोगों को दो जो आपके ये काम करे। नाली और रास्ते के अलावा भी हजारों काम है कौम के, वो भी करना चाहिए। यही कहना है कि आप जनता से ये अपील कर रहे हैं कि
उनको चुन के दे जो काम करे। लेकिन मेरे आपसे ये अपील है कि काम सिर्फ नाली और रोड को हमारा काम ना समझा जाए। मैं पब्लिक की तरफ से आपसे डिमांड कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी मसले इनको पता ही नहीं है। राशन के मसले, पानी के मसले, बिजली के मसले, कोर्ट के मसले, दवाखाने के मसले, पुलिस स्टेशन के मसले नहीं हल करते, नहीं होते। जब तक मैं बोलता नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, नवीद देशमुख हूँ, खामगांव में मैं मानसिक रोग तज्ञ हूँ, तब जाके ऑफिसर बोलता है अच्छा ठीक है आपका काम हो जाएगा। अगर मैं वैसे सामान्य आदमी बन के जाता हूँ तो मेरे काम नहीं होते। जब मैं उनको परिचय कराता हूँ तब काम करते हो। तो मेरे साथ ये हो रहा है तो आवाम के साथ तो जो कोई ओहदा नहीं है या जो गरीब तबके के लोग हैं उनके तो काम होते ही नहीं बिना रिश्वत दिए। उनके काम होने चाहिए और नगर सेवकों ने उनके काम करने चाहिए। अब इतने सालों से नहीं किए तो क्या आप उनको वापस चुन के दोगे या ऐसे लोगों को चुन के दोगे? आपके ये सब काम, सभी काम रास्ते और नालियों से हटकर बाकी काम भी करेंगे, ऐसे लोगों को देना चाहिए। ऐसे आपसे गुजारिश है आवाम से। डॉक्टर साहब, जो मेरे आपसे सवालात थे वो तो यहाँ खत्म होते हैं, जो पब्लिक के सवालात थे वो भी खत्म होते हैं। इसके बाद अगर आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो मैसेज आप दे सकते हैं। तो माइक लगा लीजिए, उसमें हटा दिया कॉलर। जाते जाते मैं आवाम से सिर्फ एक बात कहूंगा, उसमें आप मेरी सभी बातें आ जाएंगी। सांप से नहीं डरना चाहिए क्योंकि सांप सामने से हमला करके काटता है। आपको उन कमजोर, मुनाफिक और दलाल लोगों से होशियार रहने की जरूरत है जो अपना बनकर डसते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रिया। तो ये थे नाजरीन डॉक्टर नवीद देशमुख साहब, जिनको आपने सुना। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई, उनका जो एक मुस्लिम प्रेशर वाला जो एक उनकी सोच है वो बताई कि वो क्या चाहते हैं आने वाले नगर पालिका इलेक्शन को लेके। हमने उनकी बातें सुनी, हमारे सवालात किए, आपके सवालात किए। इसी तरह अगले हफ्ते हम फिर एक बार हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। अगले हफ्ते के मेहमान के नाम का मैं आपको ऐलान करता हूँ कि अगले हफ्ते जो हमारे मेहमान रहेंगे, हमारे शहर के एक सामाजिक कारकुन, बर्थडे प्लॉट में रहते हैं, बर्थडे प्लॉट के असलम पटेल साहब हमारे अगले मेहमान होंगे, जो इससे पहले MIM के साथ थे, आज कांग्रेस के साथ है। अगले मेहमान के तौर पे हम उनको बुलाएंगे। अगर आप उनसे कुछ सवालात करना चाहते हैं तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकाउंट्स के लिंक पर अपने सवालात भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।